नमस्कार दोस्तों, क्या खास है इस डूम्सडे प्लेन में जिसे हमेशा 24x7 स्टैंड बाय कंडीशन में रखा जाता है। क्या यह न्यूक्लियर अटैक के समय भी काम कर सकता है? हेलीकॉप्टर्स को हवा में ही रिफ्यूल कैसे किया जाता है और अटैक हेलीकॉप्टर में इजेक्शन सीट कैसे काम करती है, ये सारी डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शशांक विश्वास जी का सवाल अमेरिका के डूम्सडे प्लेन के बारे में है। देखिए, अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर है। रशिया के साथ अमेरिका के रिलेशंस कभी ज्यादा अच्छे नहीं रहे हैं। रशिया और अमेरिका दोनों के पास ही हजारों की संख्या में न्यूक्लियर हथियार मौजूद हैं। ऐसे में अगर रशिया अमेरिकी कमांड सेंटर को ही निशाना बना दे, यानी अमेरिकी प्रेसिडेंट, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ और डिफेंस सेक्रेटरी को ही एलिमिनेट कर दे, तो अमेरिका को लीड कौन करेगा? अमेरिकी मिलिट्री को मोबिलाइज कौन करेगा? जमीन पर मौजूद मिसाइल साइलोस, पानी में मौजूद डिस्ट्रॉयर शिप्स और पानी के अंदर मौजूद सबमरीन्स में जो न्यूक्लियर पेलोड वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स लगी हुई हैं, उन्हें लॉन्च करने के ऑर्डर्स कौन देगा? दुनिया भर में फैले अपने मिलिट्री बेसिस तक कम्युनिकेट कैसे किया जाएगा? इन्हीं सवालों के जवाब के रूप में अमेरिका में 4 डूम्सडे प्लेन बनाए गए थे। ये प्लेन्स मॉडिफाइड 747-200 जेट्स हैं। इनमें 4 इंजन्स लगे हैं जिनकी टोटल थ्रस्ट 936 किलो न्यूटन है। इसकी रेंज 11,500 किलोमीटर तक है और इसकी टॉप स्पीड 970 किलोमीटर पर आवर की है। अब समझते हैं कि इन 4 E-4B जेट्स यानी कि डूम्सडे प्लेन्स में खास क्या है। देखिए, न्यूक्लियर अटैक के समय नजदीक का 50 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर रेडियस का एरिया पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है, लेकिन इससे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स निकलती हैं वो हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर तक सभी तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स को खराब कर देती हैं। यानी जो भी एरोप्लेन उड़ रहा होगा वो भी इसके प्रभाव की वजह से अपने इलेक्ट्रॉनिक्स को खो देगा और क्रैश हो जाएगा। साथ ही बड़े धमाके की शॉक वेव्स व हीट वेव्स एक नॉर्मल पैसेंजर जेट के एयरफ्रेम को भारी नुकसान पहुंचाकर इसे क्रैश करवा सकती हैं। डूम्सडे प्लेन में काफी स्ट्रॉन्ग व मोटी मेटल शीट का इस्तेमाल हुआ है जिससे यह शॉक वेव से बचा रह सकता है। साथ ही इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स प्रूफ भी बनाया गया है। इसमें खिड़कियां नहीं बनाई गई हैं ताकि इसके इलेक्ट्रॉनिक्स को सेफ रखा जा सके। सभी तरह की वायर्स और डिजिटल डिवाइसेस को एक्स्ट्रा कोटिंग दी गई है। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन ग्राउंड पर मौजूद सभी तरह के कम्युनिकेशन सेटअप को डिस्ट्रॉय कर देगा। ऐसे में इस डूम्सडे प्लेन में लगे हुए खास तरह के डोम से सैटेलाइट कॉन्स्टिलेशन के माध्यम से दुनिया भर में मौजूद एयरक्राफ्ट कैरियर्स, सबमरीन्स, डिस्ट्रॉयर शिप्स व मिलिट्री बेसिस के साथ सिक्योर, जैमिंग रेजिस्टेंट तरीके से कम्युनिकेट किया जा सकता है। इसमें मौजूद रिमोट लॉन्चिंग मैकेनिज्म से जवाबी कार्रवाई के लिए न्यूक्लियर पेलोड वाली माइन्यूट मैन मिसाइल्स को भी लॉन्च किया जा सकता है। हैकिंग से बचने के लिए इसके इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन सेटअप को इंटरनेट से अलग रखा गया है। साथ ही इसमें पुराने जमाने की तरह के एनालॉग इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया गया है ताकि इसे किसी भी तरह से हैक ना किया जा सके। यह डूम्सडे प्लेन कई दिनों तक लगातार उड़ सकता है और एरियल रिफ्यूलिंग करके इसे कई वीक्स तक भी उड़ाया जा सकता है। इसमें बैठकर अमेरिकी प्रेसिडेंट या चीफ ऑफ स्टाफ सभी रेडियो और टीवी स्टेशन से कनेक्ट कर सकते हैं। इसे थर्मल व रेडियो एक्टिव इंपैक्ट से भी सुरक्षित रखने के लिए तैयार किया गया है। सिर्फ सीनियर एग्जीक्यूटिव्स ही नहीं, इसमें मिलिट्री एक्सपर्ट्स, एनालिस्ट और जवाबी अटैक की स्ट्रेटेजी बनाने वाले स्ट्रेटेजिस्ट भी मौजूद रहते हैं। 4 में से एक डूम्सडे जेट हमेशा 24x7 स्टैंड बाय पर रहता है, यानी इसके इंजन्स रनिंग कंडीशन में रखे जाते हैं ताकि तुरंत टेक ऑफ करवाया जा सके। अमेरिकी प्रेसिडेंट दुनिया भर में जहां भी जाते हैं वे एयरफोर्स 1 प्लेन से जाते हैं, लेकिन खास तौर पर लड़ाई के समय ही एयरबोर्न कमांड सेंटर के रूप में तैयार किए गए ये डूम्सडे जेट हमेशा नजदीक के स्ट्रेटेजिक एयरबेस पर मौजूद रहते हैं। इन डूम्सडे जेट में दुश्मन की मिसाइल्स को रोकने के लिए पावरफुल जैमर्स व इलेक्ट्रॉनिक काउंटरमेजर सिस्टम भी लगाया गया है। इस जेट के आसपास भी आने की परमिशन किसी को भी नहीं दी जाती है, यानी इस डूम्सडे जेट के सैकड़ों किलोमीटर के रेडियस में भी किसी दूसरे जेट को उड़ने की परमिशन नहीं होती है। इसकी सुरक्षा के लिए हमेशा कई फाइटर जेट्स तैनात रहते हैं।
कुल मिलाकर कहें तो यह डूम्सडे प्लेन हर तरह के अटैक के समय भी अमेरिकी प्रेसिडेंट और वो सभी ऑफिसर्स जो स्ट्रेटेजिक फैसले लेने के लिए अपॉइंट किए जाते हैं उन सबको सेफ रख सकता है, ताकि जवाबी अटैक को पूरा करके दुश्मन को एलिमिनेट किया जा सके। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सुदीप काद्यान जी का सवाल है कि क्या हेलीकॉप्टर्स को हवा में ही रिफ्यूल किया जा सकता है? क्या हेलीकॉप्टर में इजेक्शन सीट लगाना पॉसिबल है? देखिए, हेलीकॉप्टर बहुत यूनिक और एडवांस्ड मशीन्स हैं। ये वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग के अलावा एक ही जगह पर होवरिंग का काम भी कर सकते हैं। ये बहुत जल्दी अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। एक नॉर्मल ट्रांसपोर्ट जेट पहले रनवे पर अच्छी खासी स्पीड को हासिल करते हैं ताकि भारी वजन के साथ भी टेक ऑफ कर सकें, लेकिन हेलीकॉप्टर को एक ही जगह से टेक ऑफ करना होता है, इसलिए यह ज्यादा वजन को नहीं उठा पाते हैं। इनका वजन और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को ठीक रखने के लिए इनमें ज्यादा फ्यूल को भी कैरी करने की जगह नहीं होती है, इसलिए इनकी रेंज कुछ 100 किलोमीटर तक ही होती है, जबकि एक नॉर्मल एयरक्राफ्ट की रेंज कई हजार किलोमीटर तक भी हो सकती है। अब इसी कमी को पूरा करने के लिए हेलीकॉप्टर्स में भी इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग कैपेबिलिटी जोड़ी जा रही है। हालांकि इसमें कई बड़ी प्रॉब्लम सामने आ रही हैं। आमतौर पर जो एयर टैंकर इस्तेमाल होते हैं उनकी स्पीड 600 से लेकर 700 किलोमीटर पर आवर होती है। किसी फाइटर जेट के लिए इतनी स्पीड मेंटेन करना बहुत आसान होता है, लेकिन हेलीकॉप्टर्स की टॉप स्पीड ही 250 से 300 किलोमीटर पर आवर तक होती है। ऐसे में हेलीकॉप्टर्स को रिफ्यूल करने के लिए खास कम स्पीड पर उड़ने की काबिलियत वाले टर्बोप्रोप रिफ्यूलर जेट्स का इस्तेमाल होता है। ज्यादातर अमेरिकी फाइटर जेट्स को फ्लाइंग बूम सिस्टम से रिफ्यूल किया जाता है, जिसमें एक रिजिड टेलीस्कोपिक बूम को टैंकर एयरक्राफ्ट में मौजूद ऑपरेटर ठीक से अलाइन करके फाइटर जेट के रिफ्यूलिंग रिसेप्टेकल से कनेक्ट करके फ्यूल को फाइटर जेट में ट्रांसफर करता है। हेलीकॉप्टर के रोटरी विंग्स यानी इसके घूमते हुए विंग्स इस तरीके से रिफ्यूल को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए प्रोब एंड ड्रॉग मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें टैंकर एयरक्राफ्ट से एक फ्लेक्सिबल फ्यूल पाइप को रिलीज किया जाता है। इसमें एक कोन शेप्ड बकेट बनी होती है, इसे ड्रॉग कहा जाता है। फिर फाइटर जेट या हेलीकॉप्टर से एक प्रोब सामने एक्सटेंड किया जाता है। कुछ फाइटर जेट्स में यह प्रोब फिक्स्ड होता है, जबकि MiG-29 UPG जैसे जेट्स में जरूरत पड़ने पर बाहर की तरफ एक्सटेंड किया जाता है। हेलीकॉप्टर्स में टेलीस्कोपिक प्रोब लगाया जाता है, जिसे रिफ्यूलिंग के समय काफी एक्सटेंड कर दिया जाता है ताकि ये रोटरी विंग से ज्यादा आगे आ सके। फिर ड्रॉग और प्रोब में कनेक्शन हो जाने के बाद उड़ते हुए हेलीकॉप्टर में फ्यूल भरा जा सकता है। नेवल हेलीकॉप्टर्स को नेवल शिप्स पर ही रिफ्यूल किया जाता है। इसके लिए हेलीकॉप्टर को हर बार नेवल शिप पर लैंड करने की जरूरत भी नहीं होती है, उन्हें एक फ्यूल पाइप से ही कनेक्ट करके रिफ्यूल किया जा सकता है। दोस्तों, जहां लगभग सभी फाइटर जेट में अब एयर रिफ्यूलिंग मैकेनिज्म लगाया जाता है, तो वहीं बहुत कम ही गिने चुने हेलीकॉप्टर्स हैं जिनमें एयर रिफ्यूलिंग मैकेनिज्म इस्तेमाल होता है। बात करें इजेक्शन सीट की, तो ये खास तौर पर मिलिट्री जेट्स और फाइटर जेट में लगाई जाती हैं। जब एयरक्राफ्ट में ऐसी कंडीशन बन जाए कि यह क्रैश ही होगा, तो पायलट को अपनी जान बचाने के लिए आखिरी ऑप्शन के रूप में इजेक्शन सीट का इस्तेमाल करना पड़ता है। यूजुअली एक सिंपल लीवर को खींचने से इजेक्शन सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, कैनोपी टूटकर हट जाती है और सीट के साथ लगे रॉकेट्स पायलट सीट को हवा में ऊपर उछाल देते हैं। बाद में सीट पर लगा पैराशूट खुल जाता है और पायलट सही सलामत जमीन पर उतर आता है। नॉर्मल हेलीकॉप्टर के साथ यह मैकेनिज्म काम नहीं करेगा। इसके रोटरी विंग्स पायलट सीट के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। इसलिए रशिया ने अपने अटैक हेलीकॉप्टर्स KA-50, जिसे ब्लैक शार्क भी कहते हैं, व KA-52, जिसे एलिगेटर निकनेम भी दिया गया है, इनके लिए नए मैकेनिज्म को डेवलप किया है। इसके रोटरी विंग्स में जो नट बोल्ट लगे हैं, उनमें एक्सप्लोसिव मटेरियल भरा जाता है। इमरजेंसी में जैसे ही अटैक हेलीकॉप्टर के पायलट्स इजेक्शन मैकेनिज्म को शुरू करते हैं, तो तुरंत रोटरी विंग में लगे एक्सप्लोजन वाले बोल्ट्स एक्सप्लोड करते हैं और इसके विंग्स अलग होकर नीचे गिर जाती हैं। इसके बाद हेलीकॉप्टर फ्री फॉल करने लगता है। तभी कैनोपी हट जाती है और इजेक्शन सीट के रॉकेट्स इसे पायलट समेत हवा में उछाल देते हैं। बाकी प्रोसीजर वही फाइटर जेट की इजेक्शन सीट की तरह ही होता है।
इन अटैक हेलीकॉप्टर्स में 0-0 रेटेड इजेक्शन सीट लगी होती हैं, यानी ये 0 स्पीड और 0 एल्टीट्यूड पर भी सेफली पायलट को बाहर निकालकर सुरक्षित लैंड करवा सकती हैं। दोस्तों, ये थे आपके कुछ सवाल जिनके सटीक फैक्ट बेस्ड जवाब तलाशने के लिए मैंने जितना हो सका उतनी रिसर्च की। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।